Hello students, how are you? Welcome to standard 7th. चैप्टर नंबर 8 हिंग वाला, इसका पहला पार्ट हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अब तक की कहानी क्या थी वो थोड़ा हम देख लें। पहले पार्ट में हमने देखा कि एक 35 साल का खान हिंग बेच रहा है। हिंग बेचते बेचते एक दिन वो सावित्री के घर पर आया। वो सावित्री को पहले भी कई सालों से हिंग बेचता आ रहा है, तो वो खान को अपने देश जाना था, तो उसके पास थोड़ी बहुत हिंग बची थी। तो सावित्री के घर पे आता है और सावित्री से कहता है कि माई थोड़ी हिंग बची है, आप ले लो, मुझे मेरे देश जाना है, पता नहीं कि मैं वापस कब लौटूं और इस सब हिंग को मैं साथ कैसे लेके जाऊं, तो मेरे पास जो थोड़ी बहुत हिंग बची है वो आप ले लो। सावित्री के बच्चे हिंग लेने के खिलाफ थे, क्योंकि घर में बहुत सारी हिंग पड़ी थी। वो उसने अपनी माँ को खान से कहते सुना था, लेकिन खान का इतना आग्रह था कि वो सावित्री खान से अपनी हिंग ले ही ले, लेकिन उसने मना किया। फिर सावित्री सोचती है कि खान को तो अपने देश जाना है, हिंग लेके वापस कैसे जाएगा, भले घर में हिंग पड़ी हो फिर भी मैं थोड़ी ले लूँ। लेकिन बच्चे इसके खिलाफ थे। वो अपनी माँ को मना कर रहे थे कि माँ हमें हिंग नहीं लेनी है, आप उसको वापिस कर दो और उसको जाने को बोल दो। सावित्री के बच्चों का यह मानना था कि हमें जब कभी भी रुपये या पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो माँ हमें इनकार कर देती है, और ये हिंग वाले को मना करने पर भी उसके पास से हिंग ले रही है। कई महीने बीत जाते हैं, सावित्री की सारी हिंग खत्म हो गई। बीच में होली आई। होली के अवसर पर शहर में दंगे हुए, बहुत से लोग मरे, मरने वालों में खान भी थे। इससे खान लोगों का बड़ा उत्पात मचाया। सावित्री को कभी कभी लगता था कि ये खान जो मर गए हैं दंगों में, उसमें ये हिंग वाला खान तो नहीं है ना। फिर मन ही मन सोचती है कि मार डाला गया हो तो मरने दो, दूसरे हिंग वाले भी तो होंगे, परंतु न जाने क्यों उस हिंग वाले खान की याद उसे प्रायः आ जाया करती थी। विद्यार्थी मित्रों, अब हम इस कहानी का दूसरा पार्ट, मतलब आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो स्टार्ट करेंगे। एक दिन सवेरे सवेरे सावित्री उसी मोलश्री के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठी कुछ बीन रही थी। स्कूल की छुट्टी थी, तीनों बच्चे आसपास खेल रहे थे। सावित्री ने सुना उसकी पति के किसी कड़े स्वर में कह रहे हैं, क्या काम है, भीतर मत आओ, यहीं रुको। एक दिन सावित्री वो पेड़ के नीचे बैठी अपना कुछ काम कर रही थी। आसपास बच्चे भी खेल रहे थे। उतने में सावित्री को अपने पति की कड़ी आवाज सुनाई दी। वो किसी को बोल रहे थे, क्या काम है, भीतर मत आओ, यहीं पर रुको। उत्तर मिला, हिंग है हिंग, हेरा हिंग। उतने में उसको जवाब मिला, हिंग है हिंग, हेरा हिंग। और खान तब तक आंगन में सावित्री के सामने पहुंच चुका था। ऐसा बोलते बोलते खान सावित्री के आंगन में उसके पास पहुंच गया। खान को देखते ही सावित्री ने कहा, बहुत दिनों के बाद आए खान, हिंग तो कब की खत्म हो गई। सावित्री ने खान को देखते ही बोला कि कितने दिनों के बाद आए, हिंग तो कब की खत्म हो चुकी है। खान देश को गया था अम्मा, परसों लौटा हूँ। तो खान ने जवाब दिया कि खान मतलब कि वो खुद अपने देश गया था, मैं परसों ही लौटा हूँ। सावित्री ने बताया, यहाँ तो बहुत जोरों का दंगा हुआ। सावित्री ने बताया, जब तुम नहीं थे, अपने देश गए थे, तब पीछे से यहाँ तो बहुत बड़े दंगे हो गए थे। खान बोला, खान भी सुना, समझ नहीं है लड़कों वालों में। सावित्री ने पूछा, खान दंगे की खबर सुनकर भी तुम हमारे घर चले आए, तुम्हें डर नहीं लगा? सावित्री खान को बोल रही है
कि ये दंगों की बात सुनकर भी तुम्हें डर नहीं लगा कि तुम हमारे घर तक चले आए? दोनों कानों पर हाथ रखते हुए खान बोला, ऐसी बात मत कहो अम्मा। बेटे को भी क्या कभी माँ से डर हुआ है? जो मुझे होता। तो खान ने अपने दोनों हाथ कान पर रखते हुए सावित्री को बोला कि कभी किसी बेटे को माँ से कभी डर लगा है तो मुझे लगेगा। इसके बाद उसने अपना डिब्बा खोला और एक छटाक हींग तोलकर सावित्री को दी। चिल्लर दोनों में से किसके पास न थी। खान ने अपना डब्बा खोलकर अच्छी वाली हींग सावित्री को तोलकर दी, लेकिन चिल्लर मतलब खुले पैसे किसी के पास नहीं थे। खान पैसे फिर आकर ले जाएगा कहता हुआ खान सावित्री को सलाम करके चला गया। खान ने बोला कि मैं दूसरी बार आऊँगा तभी आप मुझे पैसे दे देना। ऐसा कहकर खान सावित्री को सलाम करके वहाँ से चला गया। दशहरा हिंदुओं का बड़ा त्योहार होता है, ये तो हम सभी जानते ही है। होली पर दंगा हो चुका था, अभी किसी प्रकार के दंगे की आशंका न थी। होली पर जो दंगा हुआ था वो दंगे अभी शांत हो चुके थे और अभी कुछ दंगे होने की आशंका नजर नहीं आ रही थी। शहर में सब जगह शांति थी, मतलब एकदम वातावरण एकदम नॉर्मल हो गया था। हिंदू होली न जला सके इसीलिए दशहरा दूने उत्साह के साथ मनाने की तैयारी में था। होली पर जो खान लोगों ने दंगे किए थे उसकी वजह से होली का त्योहार हिंदू लोग नहीं मना सके थे, इसीलिए दशहरे का उत्साह मनाने में लोगों में दो गुना मतलब ज़्यादा उत्साह दिखाई दे रहा था और वो सब ज़्यादा उत्साह मनाने की तैयारी में थे। 4 बजे को काली का जुलूस निकलने वाला था। सावित्री के बच्चों ने कहा कि हम काली का जुलूस देखने जाएंगे। सावित्री स्वभाव से ही भीरू थी, फिर भला बच्चों को कैसे भेज दे। उसने बच्चों को पैसों का, खिलौने का, सिनेमा का प्रलोभन दिया, पर बच्चे न माने सो न ही माने। 4 बजे जब दशहरा होता है ना, तब काली माँ का जुलूस निकलने वाला था। तो सावित्री के बच्चों ने भी तय किया कि हम भी वो जुलूस देखने जाएंगे, लेकिन सावित्री को डर लगता था क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा था कि जुलूस में जाए और न जाने कुछ हो जाएगा। तो उसने बच्चों को मना नहीं किया, लेकिन कई प्रकार के प्रलोभन दिए। पैसों का प्रलोभन दिया, खिलौने का प्रलोभन दिया, उसे सिनेमा दिखाने ले जाने का प्रलोभन दिया, लेकिन बच्चे न माने तो नहीं माने। नौकर श्यामू स्वयं जुलूस देखने को बहुत उत्सुक हो रहा था। उसका नौकर था श्यामू, उसको भी जुलूस देखने को जाना था, तो वो भी बड़ा ही उत्सुक था। उसने भी कहा, भेज दो ना माँ जी, मैं अभी तो दिखा कर लिए आता हूँ। उसने सावित्री को कहा कि माँ मेरे साथ आप बच्चों को भेजो, मैं उसको दिखाकर वापस लेके आऊँगा। मोहल्ले और लोगों को भी ले गए और श्यामू ने कई कल्पित नाम गिना दिए। श्यामू ने कहा मेरे साथ भेजो, मोहल्ले के और भी लोग मेरे साथ आएंगे, और कई नाम दिए जिसको सावित्री जानती भी नहीं थी। विवश लाचार सावित्री को इच्छा न होते हुए भी बच्चों को भेजना पड़ा। देखो विद्यार्थी मित्रों, माँ का मन कैसा होता है कि वो विवश है, लाचार है, उसको अपने बच्चों को जुलूस देखने नहीं भेजना है, फिर भी बच्चों की इच्छा रखने के लिए उसको लाचार होकर बच्चों को भेजना पड़ता है। बच्चे तो खुशी खुशी जुलूस देखने गए और इधर सावित्री के प्राण जैसे मुरझा गए हो। बच्चों को कहीं जाना है तो कैसे खुश हो जाते हैं। उसको जुलूस देखना था तो वो बहुत ही खुश थे और जुलूस देखने गए, लेकिन इधर उसकी माँ सावित्री के प्राण मुरझा गए हो। मतलब कि उसको डर था कि बच्चे को कभी अकेले भेजा नहीं था, ये अकेले बच्चे गए हैं तो उसका
क्या होगा, उसको एक तरह से अंदर डर महसूस हो रहा था। अब घर में वह थी अकेली और उसका साल भर का गोदी का बच्चा। घर में वो अकेली थी और उसका 1 साल का बच्चा उसकी गोदी में खेल रहा था। बच्चों को भेजने के साथ ही सावित्री उनके लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। देखो बच्चों, विद्यार्थी मित्रों, माँ अपने बच्चों को कहीं पर भी अकेला नहीं जाने देती है। और कभी ऐसा हो कि बच्चे किसी के साथ अकेले गए हो तो माँ का मन बच्चों के पास ही होता है। और यहाँ पर भी ऐसा ही है कि सावित्री ने बच्चों को जुलूस देखने भेजा, लेकिन सावित्री उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रही है। कभी भीतर जाती, कभी बाहर आती। देखते देखते दिन ढल चला, अंधेरा भी बढ़ने लगा। माँ का मन है ना बच्चों, तो कभी कभी वो अंदर चली जाती, कभी बाहर आती। ऐसा करते करते पूरा दिन चला गया, अंधेरा बढ़ने लगा, पर सावित्री के बच्चे न लौटे। अब तक बच्चे नहीं आए थे। अब सावित्री को न भीतर चैन था न बाहर। शाम हो गई लेकिन बच्चे नहीं आए, तो सावित्री का मन बहुत व्याकुल हो रहा था, बहुत ही वो बेचैन थी। उसको कहीं पर अच्छा नहीं लग रहा था। इतने में उसे कुछ आदमी सड़क पर भागते हुए जान पड़े। वह दौड़कर बाहर गई, उन आदमियों से पूछा, ऐसे क्यों भागे जा रहे हो? काली का जुलूस तो निकल गया ना? ऐसा वो सोच रही थी, उतने में उसकी नज़र बाहर सड़क पर पड़ी और उसे सड़क पर कुछ लोग भागते हुए दौड़ते हुए नजर आए। तो वो बाहर देखने गई और जो आदमी भागकर जा रहे थे उसको उसने पूछा कि भाई आप क्यों ऐसे भाग रहे हो? काली का जुलूस तो यहाँ से निकल गया है ना? एक आदमी ने बताया, दंगा हो गया माँ जी, दंगा। उसमें से एक आदमी ने सावित्री को बताया कि माँ जी यहाँ पर दंगा हो गया है, बड़ा भारी दंगा, पुलिस ने गोली चला दी, लाशों के मारे सड़क बंद हो गई है और हजारों आदमी मारे गए। वो जो आदमी सड़क पर दौड़ रहे थे उसमें से एक ने सावित्री को बताया कि माँ जी यहाँ पर तो बहुत बड़ा दंगा हो गया है, पुलिस को गोली चलानी पड़ी, सड़कों पर लाशों के ढेर बिखरे पड़े हैं और हजारों आदमी मारे गए। सावित्री के हाथ पैर जैसे ठंडे पड़ गए। अब क्या करे? उसने उन्हीं में से एक देहाती से कहा, भाई मेरे बच्चों की खबर ला दो ना, 2 लड़के हैं, 1 लड़की है, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। यह बात सुनकर सावित्री के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने उसमें से एक देहाती भाई से विनती की कि भाई आप मेरे बच्चों की कहीं से खबर ला दो, 2 लड़के थे और 1 लड़की थी, मैं आपको इनाम दूंगी। उस देहाती ने जवाब दिया, क्या हम तुम्हार बच्चन का पहचानी थे माँ जी? फिर जान से प्यारा कुछ हो नहीं होत। जी हाँ, इतनी गोली चल रही है, घोड़ा दौड़त है, को मरण को जावे, इनाम देव चाहे खजाना उलट देव, को न जाई। वो देहाती ने अपनी भाषा में सावित्री से कहा कि क्या हम तुम्हारे बच्चे को जानते हैं कि इतनी भीड़ भाड़ में से उसको हम ढूंढ कर लाए, और वहाँ जाने में भी खतरा है कि वहाँ गोलियाँ चल रही है, घोड़े दौड़ रहे हैं, कि हम वहाँ जाए तो हम भी मर जाए, तो ऐसे इनाम का भी हम क्या करें। सावित्री ने सोचा कि ये बात तो सच है कि इतनी भीड़ में भला वो देहाती मेरे बच्चों को खोजता भी कैसे। सावित्री मन ही मन सोच रही थी कि उस देहाती ने मेरे बच्चों को कहाँ देखा है तो वो मेरे बच्चों को ढूंढ पाएगा। उससे बच्चों की खबर लाने के लिए कहना ही भूल थी। फिर उसको लगा कि उस देहाती को बच्चों के बारे में पूछना या उसकी खबर लाना ही मेरी भूल थी। पर करे भी तो क्या करे, आखिर उसने बच्चों को अकेले भेजा ही क्यों। मन ही मन सोच रही थी कि अब वो क्या करे, उसको बच्चे को अकेला भेजना ही नहीं चाहिए था। वे तो बच्चे ठहरे, जिद तो करते ही
पर भेजना न भेजना उसी के हाथ की बात थी। वो मन में सोच रही थी कि वो तो बच्चे हैं, जिद करते रहेंगे, लेकिन भेजना न भेजना, जाने देना न जाने देना मेरे हाथ की बात थी। मैंने उसे भेजा ही क्यों? अगर वह न भेजती तो क्या बच्चे जबरदस्ती चले जाते? मैं उसे मना करती तो क्या बच्चे मेरे साथ जबरदस्ती करते? और वह श्यामू जब देखो तब अपनी टांग अड़ा देता है। सावित्री मन में सोच रही थी कि श्यामू का स्वभाव कैसा था कि कोई भी बात हो अपना टांग उसमें अड़ा देता है। अभी दिखाकर लाता हूँ माँ जी, और उसका अभी तक नहीं हुआ। श्यामू ने क्या कहा था कि कोई बात नहीं माँ जी, आप बच्चों को मेरे साथ भेज दो, मैं उसको जुलूस दिखाकर अभी वापस लेके आऊँगा। लेकिन पूरा दिन गुजर गया, शाम ढल चुकी थी, अंधारा हो गया, लेकिन अब तक वो नहीं लौटे थे और श्यामू की अभी अब तक नहीं हुई थी। सावित्री का हाल बेहाल था। पति शहर में ही नहीं, वह खुद गोद के बच्चे को अकेला छोड़कर जा नहीं सकती थी। सावित्री की हालत ऐसी थी, पति भी शहर में नहीं था, अपने छोटे बच्चे को छोड़कर वो जा नहीं सकती थी। मोहल्ले में कोई बड़ा सयाना दिख नहीं रहा, सबके सब कहीं अटके पड़े हैं। आखिर सहायता लिए कहे किससे कहा जाए। बच्चों की मंगल कामना के लिए उसने सभी देवी देवताओं को मना डाला। शोरगुल बढ़कर शांत हो गया। रात के साथ साथ नीरवता बढ़ चली, पर उसके बच्चे लौटकर न आए। अब शायद उसके बच्चे लौटकर न आएंगे। सावित्री ने मन ही मन यह कल्पना की और हताश होकर सोए हुए बच्चे के पैताने जाकर गिरी सी पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। सावित्री को अपने बच्चों की बहुत फिक्र हो रही थी, लेकिन वो लाचार थी, मजबूर थी, क्योंकि अपने 1 साल के बच्चे को छोड़कर वो कहीं नहीं जा सकती थी और कहीं से उसे मदद भी नहीं मिल रही थी, तो वो बहुत ही रो रही थी। इसी समय उसे ऐसा जान पड़ा जैसे कोई गाड़ी आकर उसके दरवाजे पर रुकी हो और उसे वही चिर परिचित स्वर सुनाई पड़ा, अम्मा। थोड़ी देर के बाद उसे ऐसा लगा कि कोई गाड़ी उसके घर के पास आकर रुकी हो और उसमें से जानी पहचानी सी आवाज आई, अम्मा। सावित्री दौड़कर बाहर गई। उसने देखा तीनों बच्चे खान के साथ सकुशल लौट आए हैं। खान ने सावित्री को देखते ही कहा, बखत अच्छा नहीं अम्मा, बच्चों को ऐसी भीड़ भाड़ में बाहर मत भेजा करो। खान ने सावित्री से कहा, समय अच्छा नहीं है, बच्चों को ऐसे भीड़ भाड़ वाली जगहों में बाहर मत भेजो। फिर सावित्री को खान से ही मालूम हुआ कि दंगा जरूर हुआ था। पुलिस को झूठे फायर भी करने पड़े। अलबत्ता दंगे के दौरान मारा कोई नहीं गया। कुछ लोग घायल हुए, वे भी पुलिस की गोली से नहीं, पत्थरों से। अब सब जगह शांति है। बच्चे दौड़कर सावित्री से लिपट गए। छोटे ने कहा, अम्मा, खान बहुत अच्छा है, दंगा होते ही श्यामू तो हमें छोड़कर भाग गया। खान ने ही हमें बचाया, वरना हमें भी चोट आती। सावित्री ने पूछा, अच्छा अब तो खान से हींग लेने दोगे ना? बच्चे ने एक स्वर में कहा, हाँ हाँ जरूर लेने देंगे, खान तो हमारा दोस्त है। खान ने डपट कर कहा, नहीं दोस्त नहीं, हम तुम्हारा भाई है, भाई। बच्चों, कभी भी किसी के लिए हमारे मन में लघुता ग्रंथि हमें नहीं बनानी चाहिए। देखो, जिसके लिए हमारे मन में ऐसी लघुता ग्रंथि होती है ना, कभी कभी वो ही हमारे सही काम में आते हैं। जैसे बच्चों को खान अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मुसीबत के समय खान ने ही बच्चों को बचाया। तो इसी तरह हमारी यह हींग वाला कहानी यहाँ ही ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बाय। थैंक यू वेरी मच।